बच्चों अगला कॉन्सेप्ट जिस पे हमें काम करना है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा और लासा ज्ञात करना। ये भी हमारे बोर्ड के एग्जाम में आता है। अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्याओं के मासा और लासा ज्ञात करना। तो अभाज्य गुणनखंड विधि हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीख ली। अब उसी विधि का प्रयोग करके हमें मासा और लासा निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि एक बार सीख लेने के बाद हमें दो जगह यूज मिल रहा है, एक जगह मासा और लासा में और दूसरी जगह हमें वृक्ष गुणनखंड विधि में काम आ रहा है वो। हालांकि वृक्ष गुणनखंड विधि में वो ये नहीं कहता कि अभाज्य गुणनखंड विधि से करो, बट हम चाहें तो अलग से उसको करके देख सकते हैं कि क्या जो हम कर रहे हैं वो सही है। चेकआउट करने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। हम स्टार्ट कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। हम स्टार्ट करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि बेटा है क्या? तो ये बात तो शायद बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अभाज्य गुणनखंड विधि हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लासों से। हमें पता है कि किसी भाज्य संख्या को किसी अभाज्य संख्या से विभाजित करें और वो पूरी कट जाए, इसी को हम अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। तो देखते हैं इसमें होता क्या है। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई नंबर है 18। हमें कहा गया इसके अभाज्य गुणनखंड करो। तो हम क्या करते हैं, 18 को विभाज्य करते हैं उस छोटी से छोटी संख्या से जिसे फिर विभाजित ना किया जा सके। जैसे 18 को हम पहले सबसे छोटी संख्या से विभाजित करेंगे, तो सबसे छोटी संख्या 1, लेकिन बेटा 1 तो हमारी अभाज्य संख्या है नहीं, ये हम लोगों ने देखा है। तो उसके आगे चलो तो 2 से ये कट रहा था क्या? हाँ बिल्कुल 2 से कट रहा था, तो हमने 2 से काटा और ये 9 आ गया। अब ये 2 से नहीं कटेगा, फिर किससे कटेगा? थोड़ा सा आगे चलते हैं और हमने कहा 3 से, तो 3 पे ये कट रहा था, 3 3 का 9 आ गया। फिर से 3 से काटा और 3 1 3 आ गया। तो ये हमारा हो गया 18 के अभाज्य गुणनखंड। तो हम कहेंगे जो 18 हमारा है इसके जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो कौन कौन से हैं? तो हम कहेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं? 2 और 3। ठीक, इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 और 3। तो इसी विधि से हमें अब संख्याओं का मासा और लासा ज्ञात करना है, मतलब महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो इतनी बात हमें समझ में आती है। चलते अपने क्वेश्चन पे और कुछ काम करते हैं। इसमें मासा और लासा कैसे निकालेंगे? तो बेटा जैसा कि पिछली क्लासों क्या हम कहें छोटी क्लासों में हम लोगों ने देखा था कि अभाज्य गुणनखंड विधि से किन्हीं दिए गए 2 या 2 से अधिक संख्याओं के लासा जो हम ज्ञात करते थे, तो उसमें करते क्या थे, हम एक क्वेश्चन के थ्रू इस बात को समझते चलेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमको दिया गया है वो कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से 26, 72 और 108 का मासा तथा लासा ज्ञात करो। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, जैसा कि हमने पिछली क्लासों में सीखा था, तो हम वहाँ पे क्या करते थे, अभाज्य गुणनखंड तीनों का एक साथ निकाल लेते थे और फिर संख्याओं का गुणा कर लेते थे। जैसे हम देख लेते हैं थोड़ी देर, जैसे हम ऐसी संख्याओं का जो हम लासा निकालते थे हम करते थे 26, 72 और 108। इन तीनों नंबर्स को एक साथ डिवाइड करते थे और हमने कहा 2 से डिवाइड हो गया तो ये आ गया 13, और इसको डिवाइड करोगे 2 3 6, 2 6 12, और इसको डिवाइड करोगे 2 5 10, 2 4 8। और फिर हमने इसको 2 से डिवाइड किया क्योंकि 2 नंबर सभी 2 से कट रहे थे, तो हमने इसको 2 से डिवाइड किया। तो जो नहीं डिवाइड हो रहा है उसको तो ऐसे प्रोसीड कर लेंगे। ये 13 आ गया, ये हमारा 36 तो 18 आ गया। 2 से डिवाइड करोगे बेटा 36 को तो 18 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे 54 को तो देखो क्या आ जाएगा, 2 दूना 4 और 2 सते 14, 27 आ गया। क्या फिर ये 2 से डिवाइड होगा? हाँ, इसमें से एक नंबर 2 से डिवाइड हो रहा था। तो हम जब एक नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ज़रूरी नहीं 2 से डिवाइड करो, अगली संख्या भी ले सकते हो। तो अगर तुम्हारी मर्जी, हमने कहा 2 से एक बार और डिवाइड कर लो, तो ये आ गया 13, ये कट रहा था इसको काट दिया 9 आ गया, और 27 को प्रोसीड कर लिया क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो रहा था। अब देखो कौन कौन से नंबर से कट रहे हैं, तो हमने कहा भाई 3 से कट रहा था, तो 3 तो 13 तो 3 से नहीं कट रहा था, तो 13 को प्रोसीड कर लेंगे। 9 हमारा कट रहा था, 3 3 का 9, और 27 कट रहा था, 3 9 27। फिर से 3 से काटा, ये हमारा आ गया 13, और ये हमारा आ गया 1, और 3 3 का 9। फिर 3 से काटेंगे, ये हमारा 13, ये हमारा 1, और फिर से ये 1 आ गया। अब हम फाइनली 13 से काटेंगे और सारे टर्म हमारे 1 मिल जाएंगे। तो हम इसको तब तक इन अभाज्य संख्याओं से काटते रहेंगे जब तक कि नीचे वाले सारे टर्म 1 ना आ जाएं। तो ये देखो जितने नंबर से काटा है सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं। 2 हमारी अभाज्य संख्या,
3 हमारी अभाज्य संख्या, 13 हमारी अभाज्य संख्या। तो हम एलसीएम जब निकालते थे इसका, तो हम कहते थे जो इसका एलसीएम आएगा वो हमारा आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13। तो जो भी हमारा गुणा करने के बाद आएगा एलसीएम, उसको हम लिख लेते थे और कहते थे ये हमारा एलसीएम है। तो क्या यही काम यहाँ भी करना है? नहीं बेटा, ये काम हमें यहाँ नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा अगर ऐसे हम करके एग्जाम में आ गए। मतलब इस बात को हमने फिर लिखा क्यों? बेटा इस बात को इसीलिए लिखा क्योंकि ये हमें नहीं करना है। तो फिर करना क्या है उस बात को हम सीखते हैं। इसको ऐसे लिखा रहने दो, और उसके बाद हमें करना क्या है अब हम उस बात को सीखेंगे। बेटा गलती हमने इसीलिए करी ताकि गलती हमें याद रहे कि ये काम करके नहीं आना, वरना हमें नंबर नहीं मिलने वाले। हम तो नंबर जोड़ेंगे, यार 2 नंबर क्या आया था, 2 नंबर ये तो हम करके आए हैं, और जब हमारा रिजल्ट आया तो पता लगा वो नंबर तो हमें मिले नहीं। तो बेटा इसी वजह से नंबर नहीं मिले, तुम सब कुछ सही करके आए थे लेकिन रास्ता तुम्हारा गलत था। तो फिर हमें करना क्या है? तो अब देखो, हमें पहले 26 के गुणनखंड ज्ञात करने हैं। इसका जो प्रोसीजर हाई स्कूल में हमें फॉलो करना है, हमें सबसे पहले 26 के गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो हम 26 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो देखो 26 के अभाज्य गुणनखंड अगर ज्ञात कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं ज्ञात कर पा रहे हो तो कहीं अलग से कर लेना। हमने क्या किया, पहले 26 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो देखो 2 से काटोगे 13 आ जाएगा, मतलब ये हमारा हो जाएगा 2 गुणे 13। फिर उसके बाद 72 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, 72। और अब ये हमारा आ जाएगा 72 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करोगे तो देखो बेटा क्या बनेगा, 2 से काटोगे सबसे पहले, तो 2 को 13 से काटोगे, 2 से 72 को काटोगे तो हमारा आ जाएगा 36, और 36 को फिर से 2 से काटोगे तो देखो क्या बनेगा। अब देखो यहाँ से कर लेना तुम अलग से 72 के अभाज्य गुणनखंड ऐसे कहीं निकाल लेना अगर नहीं कर पा रहे हो तो। 2 तियाँ 6 और 2 छंग 12, फिर से 2 से काटोगे, 2 एकन्ने 2, 2 अठे 16, फिर से 2 से काटोगे, 2 नमा 18, फिर 2 से काटोगे, 2 से कटेगा नहीं अभी, अब 2 से नहीं कटेगा, 2 से काटते ही मत चले जाना, 3 त्रिक्का 9, और फिर 3 से काटोगे, 3 एकन्ने 3। मतलब ये हमें रफली करना है, ये हमें सो नहीं करना है। तो 72 के जब हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये हमारे हो गए 72 के अभाज्य गुणनखंड। फिर हमें 108 के अभाज्य गुणनखंड लिखने होंगे, 108 के अभाज्य गुणनखंड लिखने होंगे। तो 108 का अभाज्य गुणनखंड कहीं कर लेना। अब जैसे हम यहाँ पे थोड़ी सी जगह पे कर रहे हैं क्योंकि जगह हमारे पास ज़्यादा नहीं हो, हम सोच रहे हैं कुछ भी अभी इरेज ना करें ताकि तुम लोग सीख पाओ चीज़ों को। तो देखो 108 को जो हमने 2 से काटा सबसे पहले, तो 2 पंचे 10, 2 चौका 8, फिर से 2 से काटा, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से काटेंगे, 3 नवा 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिक्का 9, और फिर 3 से काटेंगे, 3 एकन्ने 3। मतलब 108 को जो हमने फैक्टराइज किया तो ये हमें मिलेगा कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये हमारा 108 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो ये हमारे हो गए अभाज्य गुणनखंड दिए गए नंबर्स के। तो इसमें बच्चा कहेगा सर आपने नया क्या किया? बेटा नया अभी तक तो कुछ नहीं किया है, लेकिन अब जो करने जा रहे हैं वो नया करेंगे। तो अब करने क्या जा रहे हैं ज़रा देखो, हमें 26 के अभाज्य गुणनखंडों को इस तरह से भी नहीं लिखना है। हमें यहाँ पे अभाज्य संख्याओं के पावर के रूप में गुणनखंडों को लिखना है। तो पावर के रूप में कैसे लिखेंगे? जो संख्या, जो अभाज्य संख्या जितनी बार आई है हम उसके सर पे उसकी पावर लिख देंगे। जैसे यहाँ पे देखो 26 में अभाज्य संख्या 2 से कट रही थी, तो 2 कितनी बार आया है? तो हमने कहा भाई 2 तो एक बार आया है, तो 2 की पावर 1 गुणे 13 कितनी बार आया है? 13 की पावर 1। अब इसका जो 26 का अभाज्य गुणनखंड हुआ वो बना 2 to the power 1 into 13 to the power 1। हमें इस फॉर्म में लिखना चीज़ों को, ये हमारे लिए बेकार था। ये जो हम करके आए पीछे, जिसको हमने रफ किया, ये गलत प्रोसीजर था। इसको करके आओगे, क्वेश्चन तुम्हारा सही है लेकिन नंबर तुम्हें नहीं मिलेंगे। हमें इस तरह से चीज़ों को करना है। अलग से इसको कर सकते हो, अलग से करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम रफली पीछे कर सकते हैं अपनी कॉपी में, बट जो हमें शो करना है हमें ये शो करना है। पहले 26 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए तो ये आ गया 2 गुणे 13। अब हमें 2 गुणे 13 भी नहीं लिखना है, हमें लिखना है 2 की पावर 1 गुणे 13 की पावर 1। ठीक,
ऐसे ही जब हमने 72 के अभाज्य गुणनखंड किए तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी मिली, हमें एक मिला 2 और दूसरी अभाज्य संख्या मिली 3। और 2 की पावर कितनी आएगी बेटा, 2 देखो कितनी बार आया है, तो 2 3 बार आया है तो इसकी पावर हो गई 3, और 3 कितनी बार आया है 2, तो इसकी पावर हो गई 2। तो अब जो 72 के अभाज्य गुणनखंड मिले वो हमको मिल गए 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको हम लिख देंगे 2 की पावर 3, और गुणे 3 गुणे 3 3 की पावर 2। मतलब जो नंबर जितनी बार आया है उस नंबर को पावर के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, नेक्स्ट बात, हम 108 के अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे थे, तो 108 का अभाज्य गुणनखंड देखो बेटा क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो अब इसको हम लिखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 की पावर 2 और गुणे 3 की पावर, सॉरी 2 की पावर 3 है, 2 3 बार आया है, नहीं 2 ही बार आया था, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3, यहाँ पे आ गया 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3। ये हमारे तीनों नंबर्स के अभाज्य गुणनखंड मिल गए। अब यहाँ पे जो लासा और मासा निकालने का मेथड हमको अप्लाई करना है वो ये है। अब बात समझना, लासा बराबर क्या होगा। अब यहाँ से बेटा जो ये गलत हमने लिख दिया था इसको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड में जगह कम पड़ जाएगी। फिलहाल अभी देख लो, लासा की बात हम करें, लासा की बात, तो जो इन संख्याओं का लासा होगा हम कहेंगे अभाज्य संख्याओं की अधिकतम घातों के गुणनफल। बेटा बड़ी ध्यान से बात को सुनना, अभाज्य संख्याओं के अधिकतम घातों के गुणनफल को हम लासा कहेंगे। अब देखो इन तीनों में मतलब 26, 72 और 108 में जब हमने गुणनखंड कराया इसका तो फाइनली अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी आई, यहाँ से हम चेक करेंगे इसमें। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी आई पहले हम उनको लिख लेंगे। तो हमने कहा भाई अभाज्य संख्या हमारी आई थी 1 2, और दूसरी अभाज्य संख्या हमारी आई थी 3, और तीसरी हमारी अभाज्य संख्या आई थी 13। तो ये 3 हमको अभाज्य संख्याएं मिली थी। अब तीनों अभाज्य संख्याओं के अधिकतम घातों के गुणनफल को हम एलसीएम कहेंगे, लासा कहेंगे। तो देखो 2 की पावर कितनी है अधिकतम, ऊपर वाले में हमने देखा बेटा 2 की पावर कितनी थी 1, उसके नीचे वाले में आए 2 की पावर 3, और उसके नीचे आए 2 की पावर 2। तो मतलब 2 की अधिकतम पावर हमने कितनी देखी 3, तो हम कहेंगे 2 की पावर 3। फिर आगे नंबर पे बढ़ते हैं 3 पे, तो 3 ऊपर वाले में तो था नहीं, और किसी नंबर पे मतलब यहाँ पे नहीं था तो इसकी पावर 0 थी, तो 0 उसको हमें काउंट ही नहीं करना है, हमें तो अधिकतम पावर चाहिए ना। तो हमने कहा दूसरे लाइन में हमने देखा तो 3 की पावर 2 थी, और तीसरी वाली लाइन में देखा तो 3 की पावर 3 थी। तो जब अधिकतम पावर लेंगे तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर भी 3 आ गई। 3 की पावर अधिकतम कितनी थी 3। 13 की पावर जरा चेक करें तो 13 की पावर 1 तो ऊपर थी, लेकिन दोनों में 13 हमारा मिसिंग था, तो 13 की पावर जो अधिकतम थी वो 1 आ गई। तो अब जो हमारा एलसीएम निकल के आया वो आ गया बेटा 2 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर 3 एंड 13 टू दी पावर 1। ये हमारा एलसीएम आया। इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब इसको देखो बेटा मल्टीप्लाई कराओगे आएगा क्या, क्या मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, तो एक इंटरेस्टेड वे में हम आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन सिखाने जा रहे हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टेड मेथड सिखाएंगे इसको करने का, और बहुत ही यूजफुल मेथड है, इसको हम इरेज कर रहे हैं। ये मेथड आज तो काम आएगा ही आएगा, ये आपको अपनी पूरी लाइफ में काम आएगा। पूरी लाइफ हमें इसको भूलना नहीं है और इसका इम्प्लीमेंट हमें सीख लेना है एक बार। तो देखो जैसे हमें गुणा करना था, अब इसी को हम गुणा करना सिखा रहे हैं। एलसीएम तो हमने निकाल लिया, तो 2 की पावर 3 थी, गुणे 3 की पावर 3 थी, और गुणे 13 की पावर 1 थी, ये हमें पता था। तो देखो 2 की पावर 3, तो इसको तो गुणा कर सकते हैं यार। 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8, 2 दूना 4 दूना 8, गुणे 3 की पावर 3 27, और गुणे 13 की पावर 1 मतलब 13। तो देखो 8 का 27 में गुणा करना आसान था, लेकिन जब 8 और 27 का गुणा कर लेते तो उसका 13 में गुणा करना थोड़ा सा मतलब इसके हिसाब से टफ था। तो हम क्या सोचते हैं, ऐसे में हम सोचते क्या हैं, हम ये सोचते हैं कि यार एक काम करो, 13 के टेबल तो हमें याद हैं, तो 13 का गुणा 27 में करवा लो, और उसके बाद जो आएगा 8 का गुणा कर दो उसमें। लेकिन ऐसा होता कि यहाँ पे नंबर सारे बड़े बड़े होते, तब क्या करते हैं, उस केस में हम छोटे नंबर से इसको अप्लाई करना सीख रहे हैं।
हमने कहा देखो एक काम करो, पहले 8 का 27 में गुणा कर लो, कुछ आएगा। तो 8 का 27 में हमने गुणा किया, तो 8 की टेबल चूंकि हमें याद होती है तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। हमने कहा 8 सते 56 और 8 दूने 16 और 5 21, 216 हो गया गुणे 13। अब 216 गुणे 13 ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, 13 की टेबल तो हमें याद है, कर लेंगे हम, लेकिन फिर भी हम इसी में सीख लेते हैं एक दूसरा मेथड गुणा करने का। तो हमने कहा 13 को हम 10 + 3 के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 13 को हम 10 + 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो हम 13 का गुणा अब 13 में ना करवा के हम कहेंगे 10 + 3 में गुणा करा दो 216 का। इससे हमें फ़ायदा क्या मिला? हमने काम और बड़ा कर दिया? नहीं बेटा, काम बड़ा नहीं किया। देखो किसी नंबर को अगर 10 से गुणा कराते हो ना तो हमें कुछ करना ही नहीं होता है, वो सीधा सीधा हमारा एक 0 बढ़ा देना होता है। ये आ गया 2160। अब हमें 216 का गुणा 3 में करना था। अब 216 का गुणा 3 में करना होगा, तो 216 का गुणा 3 में करने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं और दूसरा भी मेथड है। एक काम करो आप लोग, बेसिक में मल्टीप्लिकेशन का एक वीडियो है, उसको जाके चेक करना, वहाँ पे बहुत विधिवत ढंग से सीख पाओगे। क्योंकि यहाँ क्लास चल रही कुछ और ज़्यादा हम डिटेल में तो नहीं बता पाएंगे, बट अगर सीखना चाहोगे तो आप यहाँ से सीख जाओगे कि 216 में 3 का गुणा करोगे तो ये हमारा, अब ऐसे गुणा कर लो, 200 का गुणा पहले 3 में कर लो तो 600 हो गया, और 16 का गुणा 3 में करोगे 48 हो गया। मतलब कि 216 टोटल का गुणा अगर 3 में करोगे तो 648 आ जाएगा। 2 3 600 और 16 3 48, ये हमारा टोटल बन कितना गया? 2160 + 648, तो 21 और 6 2700 और 60 और 48 108, ये 2808 समथिंग बनेगा। तो जो भी बनेगा, कहने का मतलब ये था कि ये हमारा एक गुणा का प्रोसीजर होता है। अब इसको बेसिक के वीडियो में जाके चेक करोगे तो वहाँ पे ये ज़्यादा क्लियरली तुम समझ पाओगे। खैर, हम इसके लासा को ज़रा गुणा करके लिख लो। लासा का गुणा करके लिखोगे तो क्या बन के आएगा? इसका लासा का जब हमने गुणा किया तो क्या बन के आ गया बेटा? 2808 आ गया। 2808, क्योंकि हमने अभी पीछे गुणा किया, तो इसका लासा हमारा क्या निकल के आ गया? 2808। तो लासा हमने सीखा क्या? हमने कहा अभाज्य संख्याओं की अधिकतम घातों के साथ गुणा करने पे हमें लासा मिल जाता है। लासा का जो प्रोसीजर है हमें एग्जाम में ये फॉलो करना है। नेक्स्ट बात हम आते हैं मासा पे। मासा कैसे निकालेंगे? महत्तम समापवर्त। तो हमने सीखा था बेटा जब पिछली क्लासों में, मतलब बेसिक की क्लासों में, जब हम क्लास 3rd और 4th में पढ़ रहे थे, किसी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल विधि से जब हम मासा निकालते थे तो हम देखते थे कौन सा नंबर कॉमन है। जो नंबर कॉमन होता था उसको हम गुणा करा लेते थे, नीचे लिख के उसका गुणा करा लेते थे। यहाँ पे हम कॉमन नंबर लिख लेते थे, जैसे यहाँ पे कॉमन हमारा केवल 2 था। अगर मान लो कोई और भी नंबर कॉमन मिल जाता तो हम उसका गुणा करा लेते। यहाँ पे क्या होगा कि जो संख्या कॉमन है, हमने कहा कॉमन अभाज्य संख्या, कॉमन अभाज्य संख्या, बेटा सारी चीज़ें हम इंग्लिश में नहीं लिखेंगे। अब कॉमन की हिंदी लिखना थोड़ा सा पॉसिबल कम है, तो कॉमन वैसे जनरल शब्द है, इसकी मीनिंग तो हर आदमी समझता है। अभाज्य संख्या वो प्राइम नंबर, तो इसको अब हमने लिख दिया हिंदी में। तो कॉमन अभाज्य संख्याओं की मैक्सिमम पावर, मिनिमम पावर, ये हमारी मिनिमम पावर के गुणनफल, कॉमन अभाज्य संख्याओं की मिनिमम पावर के गुणनफल को हम इसका क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक। बड़ी विडंबना है। क्या विडंबना है? जब हमसे कहता है लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा होता है, तो जब सबसे छोटा कहता है तो हमें बहुत बड़ा नंबर मिलता है, और जब सबसे बड़ा कहता है तो हमें बहुत छोटा सा नंबर मिलता है। और यहाँ से हमने जब मासा निकाला तो देखो इसमें मिला क्या? हमें कॉमन नंबर कौन सा था? केवल और केवल 2 कॉमन था, तो ये हमारा मासा बराबर आ जाएगा 2। अगर कोई और नंबर कॉमन होता, मान लो यहाँ पे 3 भी कॉमन हो जाता, या 3 की पावर कुछ और होती, कॉमन हो जाती, जो मिनिमम पावर होती, तो हम दोनों का गुणा करा लेते और यहाँ पे मासा लिख देते। बट ऐसा है नहीं, इस क्वेश्चन में ऐसा है नहीं। आगे के क्वेश्चन में हम चेक करेंगे अभी। तो जो मासा हमारा आया वो एक छोटा सा नंबर आया। उसने कहा महत्तम समापवर्त
छोटा सा नंबर आया, लघुत्तम समापवर्त एक बड़ा सा नंबर आया। तो बेटा इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, थोड़ा सा मज़ा आएगा। मज़ा कैसे आएगा? क्योंकि मज़ा इसी में आया कि यार देखो, महत्तम समापवर्त कहोगे तो एक छोटा सा नंबर दे रहे हो, लघुत्तम समापवर्त कहोगे तो एक बड़ा सा नंबर दे रहे हो। तो इसमें क्या चक्कर है बेटा? जो महत्तम समापवर्त होता है ना, वो संख्या होती है जिससे ये तीनों के तीनों नंबर विभाज्य होते हैं। हमने कहा ये वो संख्या होती है जिससे ये तीनों के तीनों नंबर विभाज्य होते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या। और कोई संख्या ढूंढ लो, कोई संख्या नहीं मिलेगी जिससे ये तीनों नंबर विभाज्य हों। ठीक, तुम कोई भी नंबर ढूंढ लो, कोई तुम्हें दूसरा नंबर नहीं मिलने वाला कि जिससे ये तीनों नंबर विभाज्य हो जाए। ये बड़ी से बड़ी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या तो छोड़ दो, ये सबसे बड़ी संख्या है जिससे ये विभाज्य है। इससे बड़ा नंबर और कोई नहीं मिल सकता। हाँ, इससे छोटे नंबर मिल जाएंगे। अगर मान लो कि हमारा महत्तम समापवर्त 13 आ जाता, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं 13 आ जाता, तो 13 से छोटे नंबर मिल सकते थे, लेकिन 13 से बड़ा नंबर नहीं मिलेगा जिससे ये नंबर विभाज्य हो जाए। हालांकि 13 इसमें महत्तम समापवर्त नहीं आया है, इसका महत्तम समापवर्त 2 आया है। उस बात को हम अगले क्वेश्चन में लेंगे। फिर लघुत्तम समापवर्त क्या है? लघुत्तम समापवर्त बेटा वो नंबर होता है जो इन तीनों नंबर से अलग अलग विभाज्य हो। मतलब कि 2808 वो छोटी से छोटी संख्या है जो 26 से भी विभाज्य है। 26 से भाग करोगे कट जाएगा, करके चेक कर लेना। 72 से भाग करोगे तो भी कट जाएगा, और 108 से भाग करोगे तो भी कट जाएगा। तो लघुत्तम समापवर्त का मतलब वो छोटी से छोटी संख्या हमको मिलती है जो इन दिए गए नंबर से पूरी तरह विभाज्य होती है। और महत्तम समापवर्त का मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या मिली जिससे ये तीनों नंबर विभाज्य होते हैं। तो इससे ये तीनों विभाज्य होंगे और इन तीनों से ये विभाज्य होगा। उल्टी बात है, इन तीनों नंबर से एलसीएम विभाज्य होगा और एचसीएफ से ये तीनों नंबर विभाज्य होंगे। ये कॉन्सेप्ट था, इसलिए ऐसा होता है। और बेटा एक बात और बताएं, एक बात और समझ लो कि जो हमारा एलसीएम होता है ना, किन्हीं भी नंबर्स के, कितने भी सारे नंबर हों, जो हमारा एलसीएम होगा वो उसमें जो सबसे बड़ी वाली संख्या होगी, जो सबसे बड़ी संख्या होगी या तो उसके बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा। जैसे हम बात करें ए बी सी हमारे पास 3 नंबर थे और हमसे कहा गया कि इसका एलसीएम निकाल दो। तो मान लेते हैं कि हमारा ए सबसे बड़ा था और बी उससे छोटा था और सी सबसे छोटा था। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे ना इसका, तो जो एलसीएम आएगा वो या तो ए आएगा और या तो ए से बड़ा आएगा। बेटा बात समझना कि जो हमारा एलसीएम आएगा, एलसीएम जो भी आया, ये हमने कह दिया एलसीएम, तो या तो ए के बराबर आएगा या तो ए से बड़ा आएगा। ठीक, ये बात हमें ध्यान रखनी है कि एलसीएम कभी भी इन तीनों नंबर्स में जो सबसे बड़ा नंबर होगा उससे छोटा नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी बात है, हमें ऑप्शनल क्वेश्चन में बड़ी मदद करता है कि कभी हमको दे दिया कि इन तीनों में हमें एलसीएम पूछ लिया और उसने हमसे बताया कि एलसीएम ए पार्ट में हमको दे दिया 28, बी पार्ट में हमको दे दिया 84, सी पार्ट में हमको दे दिया 106 और डी पार्ट में हमको दे दिया 118। ऐसे मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही 118, तो इसमें कोई एलसीएम नहीं है। तो हमें बिना सोचे समझे हमें ये चेक कर लेना है कि यार इन तीनों नंबर्स से बड़ा कौन सा है। तो हमने देखा 118, मतलब पक्का वो हमारा एलसीएम 118 ही होगा। ये मैं बात बता रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट में ये बात बता रहा हूँ कि अगर कोई नंबर हमें एलसीएम देगा तो वो इन तीनों नंबर्स से, या जितने भी नंबर होंगे जो एलसीएम हमारा निकल के आएगा, उनमें सबसे बड़े नंबर से या तो बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता। तो ये बात भी हमें साथ में समझ के चलनी है। खैर, आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके बच्चों अगला कॉन्सेप्ट जिस पे हमें काम करना है, क्वेश्चन को रोक दो।